So I am with Mr. Irfan, who is presently working as band 5 RN in UK. So इरफान सर, सारे आज डिस्कस करेंगे कि आप कैसे यूके जा सकती हो एज ए नर्स विदाउट गिविंग मनी टू एजेंट्स ऑल दैट। आपका क्या प्रोसेस रहेगा, इसमें क्या एग्जाम्स होते हैं वो क्वालिफाई करने पड़ते हैं, और जितना हो सके ये ब्रीफ करेगा सारा जो भी इसका प्रोसेस होगा। सो वो आई एम विद इरफान सर, वो सारा आपको डिस्कस करेंगे। सर आप प्लीज इनका जो भी प्रोसेस होगा इसमें आप अच्छे से इनको क्लियर कीजिए, और इनके भी जितने भी डाउट्स होंगे वो भी हम लेंगे, वो भी एक्सेप्ट करेंगे यहाँ पे, और अच्छे से हम इनको एक्सप्लेन करेंगे वो चीज। सर आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए। अस्सलाम वालेकुम जो भी देख रहे हैं। और तो बेसिकली आज बात इसी पे होगी कि यूके जो आना चाहते हैं या इनफैक्ट किसी भी कंट्री में जो वेस्टर्न कंट्रीज है, अगर कोई चाहता है कि वो वहां पे जॉब करे एज ए नर्स, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर रहता है, क्या फॉर्मेलिटीज और क्या रिक्वायरमेंट्स है। तो बेसिकली आज उस पर बात होगी। और स्टार्टिंग में हम बात करेंगे कि कौन कौन आ सकता है यूके एज ए नर्स, मतलब कौन यहाँ पे एलिजिबल है। तो अगर हम देखेंगे एक तो बीएससी का कोर्स रहता है, और एक तो जीएनएम है, एक डिग्री एक डिप्लोमा है। दोनों या बीएससी नर्स या आप जीएनएम नर्सिंग करके आ सकते हैं। आपके पास थोड़ी सी एक्सपीरियंस भी होनी चाहिए, अप टू अराउंड 6 मंथ्स या 1 साल की। तो आप एलिजिबल है। जब आप यहाँ पहुंचेंगे किसी भी कंट्री में, लेट्स से यूके, तो आपकी जो वेटेज है वो इक्वल है। फिर आप चाहे बीएससी नर्स हैं या आप जीएनएम नर्स है, दोनों को आप यहाँ पे इक्वल वेटेज मिलती है। फिर आप आइडेंटिफाई करते हैं एज अ नर्स। फिर चाहे आपने जीएनएम किया हो बैक अपनी कंट्री में, या अगर तो मतलब जो बात है वो ये है कि दोनों, अगर किसी ने जीएनएम भी किया है जिसको हम डिप्लोमा कहते हैं, या बीएससी भी किया है, दोनों एलिजिबल है, दोनों आ सकते हैं यूके एज ए नर्स। उसके बाद आप जो एक्सपीरियंस की बात है, तो मेरी मतलब राय में, जो अगर जैसे ही आपने बीएससी कंप्लीट किया है या अगर आपने जीएनएम कंप्लीट किया है, उसके डायरेक्टली बाद ही आप किसी अच्छे हॉस्पिटल में, विदाउट ये देखे कि सैलरी कितनी मिलती है, आप वहां पे जाए किसी अच्छे हॉस्पिटल में, आप 6 मंथ्स या 1 साल वहां पे काम करें। ठीक है। अब आप मेरे हिसाब से आप ये मत देखें कि सैलरी कितनी मिलती है, क्योंकि आप कहीं भी जाए आपको तो उतनी सैलरी मिलेगी नहीं जितनी आप डिजर्व करते हैं। ठीक है। तो इससे बेटर है कि आप देखिए मत कि आपको कितनी सैलरी मिलती है। आप वहां पे 6 मंथ्स या 1 साल के लिए काम करें, और उस 6 महीने और 1 साल में सिर्फ काम नहीं करना है, आपको जो बाकी प्रोसेस है, अगर आप चाहते हैं कि आपको यूके जाना है, वो भी आप उसी टाइम में कंप्लीट कर सकते हैं, ताकि जैसे ही आपकी एक्सपीरियंस भी खत्म होगी, यहाँ से आपने जो साइड बाय साइड प्रोसीजर रहता है वो भी आप, तो 6 महीने या 1 साल के बाद आप एलिजिबल है, आप आ सकते हैं यूके। ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये है कि क्या प्रोसीजर क्या रहता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। तो पहली एक एग्जाम होता है जो आप की लैंग्वेज असेस करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज, क्योंकि इंग्लैंड में आप देखिए तो स्पोकन लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है, तो एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप इंग्लिश में बात करें सबके साथ। तो एक टेस्ट लिया जाता है, उसमें जो 2 टेस्ट है वैलिड, वो एक तो है ओईटी जिसको हम बोलते हैं ऑक्यूपेशनल इंग्लिश टेस्ट, और दूसरा है सकता है सकता है। मेरी राय में ओईटी के लिए हर है जिसने हेल्थ केयर में काम किया है। ठीक है। किसी बंदे ने भी हेल्थ केयर में काम किया है, वो ओईटी एग्जाम अच्छे से क्वालिफाई कर सकता है, अगर उसकी इंग्लिश ज्यादा अच्छी ना भी हो तो, मतलब अगर वो ज्यादा इंग्लिश में बात नहीं करता है, फिर भी में ओईटी में थोड़ी टेक्निक्स, टिप्स और ट्रिक्स है जिनके बेसिस पे आप वो एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, अगर आपकी इंग्लिश बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। क्योंकि मेरी भी खुद की उतनी इंग्लिश अच्छी नहीं थी, तो मैंने भी ओईटी एग्जाम क्लियर कर लिया। और दूसरा जो एग्जाम होता है आईएलटीएस, वो मेरे हिसाब से जिसकी इंग्लिश ठीक ठाक होती है, या बेसिकली ऐसा कहा जाएगा कि जो घर पे इंग्लिश में बात करते हैं, उनके लिए आईएलटीएस एग्जाम बहुत अच्छा रहता है। अगर आप घर
पे इंग्लिश में बात नहीं करते हैं, और थोड़ी फैमिलीज ऐसी होती है जिनका नजरिया ही ऐसा होता है, वो घर पे भी इंग्लिश में बात करते हैं। अगर आप उस फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए आईएलटीएस एग्जाम भी बहुत ईजी रहेगा। तो डिफरेंस क्या है दोनों एग्जाम में? डिफरेंस ये है कि फीस जो है आईएलटीएस की वो कम है कंपेयर टू ओईटी। तो ओईटी का फीस थोड़ा ज्यादा रहता है, नहीं तो मॉड्यूल्स दोनों में सिमिलर होते हैं। बस फिर आपको डिसाइड करना है, अगर आपकी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है पर आप थोड़ी सी टेक्निक्स और ट्रिक्स या टिप्स के साथ एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं तो आपके लिए ओईटी बेटर रहेगा। जो आईएलटीएस है वो उसके लिए बेटर रहता है जो घर पे इंग्लिश में अच्छे से बात कर पाते हैं। ठीक है, तो अब आपने जब इंग्लिश एग्जाम क्लियर कर लिया, फिर आप ओईटी करें या आईएलटीएस करें, उसके बाद और एक टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। वो स्पेशली नर्सेज के लिए होता है जो यूके आना चाहते हैं। अब सीबीटी टेस्ट क्या होता है? देखिए मेरी राय में सीबीटी टेस्ट जो है ना सर प्लीज एक्सक्यूज मी सर, जो सीबीटी टेस्ट होता है इज इट आफ्टर दिस हैविंग दिस ओईटी एंड आईएलटीएस, इसके बाद ही होता है सीबीटी? देखिए इसका एक्चुअली ऑर्डर नहीं रहता है। आप चाहे तो सीबीटी आप पहले भी कर सकते हैं, पर सीबीटी के लिए आपने पहले रजिस्ट्रेशन करनी चाहिए होनी एनएमसी में। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करनी है, फिर आप दे सकते हैं ये टेस्ट सीबीटी का। तो बेटर रहता है, क्योंकि देखिए जो ओईटी और आईएलटीएस है ना वो अनप्रेडिक्टेबल एग्जाम्स है। अनप्रेडिक्टेबल का मतलब क्या है कि आप नहीं बोल सकते हैं श्योरली कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाएगा एग्जाम। ठीक है, देखिए मेरा भी फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ था ओईटी एग्जाम, तो आप नहीं बता पाएंगे कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में होगा या 2 बार देना पड़ेगा, इसीलिए उसमें टाइम लग सकता है। तो इसीलिए बेटर है कि आप पहले वही काम खत्म करें जिसमें टाइम लग सकता है। क्योंकि जो सीबीटी एग्जाम है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होता है एग्जाम, वो इतना इजी है कि देखिए जितने लोगों को मैं जानता हूं, मेरे हिसाब से जो भी बीएससी या जीएनएम अच्छे से पढ़ता है, उतना भी अच्छे से नहीं, थोड़ा सा ठीक ठाक स्टाइल से पढ़ता है, उसका सीबीटी फर्स्ट अटेम्प्ट में हो ही जाएगा। तो सीबीटी, हालांकि सीबीटी एग्जाम इतना इजी है, मतलब मैं जब कश्मीर में था मैंने भी कोशिश की थी कि मैं गवर्नमेंट जॉब में मतलब सिलेक्शन कर लूं, तो मैंने भी एग्जाम दिए थे 1-2, मेरी नहीं हो पाई सिलेक्शन। मतलब कश्मीर में जो एसएसबी के एग्जाम्स होते हैं या कोई और भी एग्जाम होते हैं, मेरी सिलेक्शन नहीं हो पाई। पर जो सीबीटी वो इतना इजी है कि पहले अटेम्प्ट में हो गया। तो ये मैं और मेरे हिसाब जिनको मैं जानता हूँ, मतलब जिसको मैं जानता था यूके आया, ऑलमोस्ट हर किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो गया। और उसका फीस भी ज्यादा नहीं है, अराउंड 7 to 8,000 इसका फीस रहता है सीबीटी का। सर एक्सक्यूज मी सर, सीबीटी जो होता है ना सीबीटी, इस सीबीटी में क्वेश्चन सिनेरियो क्या होता है? इसमें कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं स्टूडेंट को? ओके, तो इसमें 2 पार्ट्स रहते हैं। एक तो पार्ट ए रहता है देखिए पार्ट ए में वो बताते हैं कि आपको 15 क्वेश्चंस में 14 करेक्ट होने चाहिए। अब ये सुनने में तो बहुत डिफिकल्ट लगता है, पर वो जब आप क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कुछ इस तरह के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर पेशेंट को आपको देने हैं 300 मिलीग्राम्स डोज, कोई भी टैबलेट, कोई भी मेडिसिन का नाम बोलते हैं वो बताते हैं आपको पेशेंट को देनी है 300 मिलीग्राम्स, और वो आपको बोलते हैं आपके पास एक टैबलेट 100 मिलीग्राम्स है, तो कितने टैबलेट्स आप देंगे? ठीक है ना? तो इतने लेवल के, इस इजी लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। या कभी कभी वो सिरिंज फिल करते, उसमें कुछ फ्लूइड भरते, पिक्चर होगी उसमें सिरिंज कुछ फिल होगा किसी लेवल तक, और वो आपको पूछते हैं कि कितना फिल है, और उस पर स्केल लग ही चुकी होती है, आपको बस बताना है कितना फिल है। तो बहुत ऐसे बच्चे भी कर पाएंगे वो क्वेश्चन जिनका कभी मेडिकल के साथ कनेक्शन ही नहीं था। तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं पार्ट ए में। और पार्ट बी जो है उसमें थोड़े क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें वो एक्सपेक्ट करते हैं आपके 70 ठीक हो जाए, और मैक्सिमम बच्चों के वो आराम से हो जाते हैं। तो ये होता है सीबीटी सर। यही 2 एग्जाम है जो आपको क्लियर करने हैं, और फिर आप यूके आ सकते हैं। ये मैं सिर्फ एग्जाम्स की बात कर रहा हूँ कि कौन से एग्जाम्स आपको क्लियर करने हैं। फिर आप जीएनएम से हो या बीएससी से हो, आपको बस ये 2 एग्जाम क्लियर करने हैं। एक तो आपको लैंग्वेज का एग्जाम क्लियर करना है, फिर आप ओईटी करें या आईएलटीएस करें, वो आपकी चॉइस है। और जो सीबीटी है वो आपको करना ही पड़ेगा,
और देखिए कभी कभी किसी को अब दिक्कत आ सकती है कि पहली अटेम्प्ट में सीबीटी ना हो, या पहले अटेम्प्ट में सिर्फ सीबीटी का ए क्लियर हो जाए या बी क्लियर हो जाए, तो दूसरी अटेम्प्ट में सिर्फ वो पार्ट आपको क्लियर करना है जो नहीं हो पाया फर्स्ट अटेम्प्ट, और आपके पास 3 चांसेस होते हैं सीबीटी को क्लियर करने के लिए। नहीं तो फिर आपको 6 महीने वेट करना है, और 6 महीने के बाद आप फिर से दे सकते हैं, ठीक है। और तब तक ऑलरेडी आपने ओईटी क्लियर किया होगा या आईएलटीएस क्लियर किया होगा, जिसकी वैलिडिटी 2 साल है। 2 साल तक वो रहेगा। अगर आपका सीबीटी में टाइम भी लगेगा या दूसरे प्रोसेस में टाइम लगेगा, उसकी टेंशन बिल्कुल भी नहीं होती है। सीबीटी के बाद और कोई प्रोसेस है इसमें? प्रोसेस तो है थोड़ी सी, मैं बस आपको एग्जाम के बारे में बता रहा था, टेस्ट कौन से आपको देने हैं, कि ये मैं इसलिए बता रहा था क्योंकि थोड़े लोगों को लगता है बहुत शायद बहुत ही डिफिकल्ट है यूके आना। मैं बता जी रहा हूँ जी। जो एस्पायर करते हैं कि आपका जो गवर्नमेंट जॉब में बहुत कोशिश करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं बच्चे की गवर्नमेंट जॉब हो जाए, तो जितनी मेहनत उसमें लगती है उसका 5% भी नहीं लगता है अगर आप यूके आना चाहते हैं। मतलब बिल्कुल 5% भी नहीं लगता है, क्योंकि मैंने दोनों ट्राई किए। मैंने ये भी ट्राई किया था कि मेरा गवर्नमेंट में हो जाए, नहीं हो पाया। फिर मैंने ये भी ट्राई किया और ये तो बहुत इजीली हो गया, ठीक है ना। तो ये मैं चाहता हूँ कि सब और लोग एक करें। चीज सर, जो जो यूके जाना चाहता है, इन कंपैरिजन विद अदर कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे और कनाडा की बात करेंगे, तो इसमें आई थिंक यूके जाने के लिए प्रोसेस थोड़ा सा उसके लिए इजी है। यूके का प्रोसेस इजी है ऑफ कोर्स। जो ऑस्ट्रेलिया है उसका भी प्रोसेस ठीक ठाक है, पर कंपैरिजन अगर सैलरी का किया जाए तो आयरलैंड की भी अगर बात करें, आयरलैंड में सैलरी ज्यादा मिलती है, यूके में सैलरी उतनी ज्यादा नहीं मिलती है। बट ऑफ कोर्स अगर आप इंडिया से कंपैरिजन करें तो बहुत सैलरी मिलती है। हाँ, जो आयरलैंड का प्रोसेस है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है पेपर वर्क में। एग्जाम में ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, पेपर वर्क में थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। पर यूके का बहुत इजी पेपर वर्क भी प्रोसेस होता है। मतलब अगर सभी चीजें स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाए, कोई डिफिकल्टी बीच में ना आ जाए, तो 3-4 महीने में पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है आपके एग्जाम्स के साथ भी। हाँ, अगर कभी कभी आपको एग्जाम रिपीट करना पड़े, मतलब पूरी तरह से जो डिजायर्ड स्कोर है वो नहीं आ पाया, आपको एग्जाम रिपीट करना पड़े, तो थोड़ा टाइम लग सकता है उसमें। फाइन सर, फाइन। सर इसके बाद और कुछ, और कोई अब अगर प्रोसेस है इसमें? ओके, देखिए दो ही, देखिए स्टूडेंट्स जो एस्पायरिंग होते हैं ना, उसको दो प्रॉब्लम्स होती है सबसे ज्यादा। एक तो कि एग्जाम पता नहीं हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, वो मैंने क्लियर कर दिया कि एग्जाम कौन कौन से और कितने इजी है। दूसरी जो डिफिकल्टी ज्यादातर लोगों को होती है वो ये होती है कि कितना खर्चा आएगा। ये सबसे ज्यादा पूछने वाला क्वेश्चन ये होता है कि कितना खर्चा आएगा पूरे प्रोसेस में, ठीक है ना। क्योंकि वो भी टेंशन रहता है थोड़े लोगों को कि पता नहीं उतने पैसे होंगे आगे जाके या नहीं। तो वो मैं बताता हूँ आपको कि अप्रोक्सीमेटली कितना खर्चा आता है पूरे प्रोसेस में, ठीक है। तो जब मैंने पहले आपको कहा था कि आपको पहले एक एग्जाम क्लियर करना है लैंग्वेज का, तो मान लीजिए आपने ओईटी किया जो कि ज्यादा एक्सपेंसिव है, उसको चल के हम बात करेंगे। अब देखिए ओईटी अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे अगर आप उसको ठीक से पढ़ेंगे, फिर आपको ओईटी की कोचिंग की जरूरत नहीं है। ये मैं आपको इस एंगल से बता रहा हूँ क्योंकि मैं ओईटी की कोचिंग करा रहा हूँ, ठीक है। मतलब मैं क्लासेस दे रहा हूँ ओईटी की, ये मैं उस एंगल को देख के आपको बता रहा हूँ कि अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, अच्छे से चीजें मटेरियल पढ़ेंगे, फिर कोचिंग की जरूरत नहीं है। तो अगर आप खुद पढ़ेंगे, यूट्यूब पे सोर्स बहुत ज्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल है, वो रेफर करेंगे, फिर कोचिंग की जरूरत नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली आप फिर एग्जाम बुक करें, जिसका आपको खर्चा आएगा अराउंड 33 to 35,000, ठीक है। वो पहला सर व्हाट खर्चा इज, आपको। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस आईलेट्स एग्जाम एंड ओईटी? अगर कोई प्रेफर करेगा ओईटी तो उसके लिए क्या इजी रहेगा आगे, अगर कोई आईलेट्स करेगा तो उसके लिए क्या हिंड्रेंसेस आते हैं आगे, वो थोड़ा सा यहाँ पे ब्रीफ कीजिए। ठीक है, देखिए ये एक रिक्वायरमेंट है यूके आने के लिए। वो चाहते हैं कि आपकी इंग्लिश ठीक ठाक हो, उतनी भी अच्छी नहीं हो, वो चाहते हैं कि ठीक ठाक हो। तो उसके लिए आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि हाँ आपकी इंग्लिश ठीक ठाक है। वो प्रूफ आपको दो चीजों से मिल सकता है, या तो आप उनको ओईटी की सर्टिफिकेट दे, या आप उनको आईएलटीएस की सर्टिफिकेट दे। अब आप खुद से ये पूछ सकते हैं कि मैं आईएलटीएस सेलेक्ट करूंगा, क्योंकि उसका फीस कम रहता है, अराउंड 20,000 के नीचे नीचे रहता है उसका फीस, एग्जाम फीस। जो ओईटी रहता है उसका एग्जाम फीस रहता है अराउंड 33 to 35,000। तो फिर भी थोड़े ज्यादा लोग, थोड़े ही नहीं बहुत ज्यादा लोग ओईटी के लिए इसलिए जाते हैं क्योंकि ये एग्जाम है जिसको आप अपनी मेहनत के साथ
अगर आपकी इंग्लिश उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, मेहनत के साथ आप ये एग्जाम क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि स्पेशली हेल्थ केयर के लिए है। पर जो आईएलटीएस है उसमें हेल्थ केयर का कंसेप्ट नहीं है, वो जनरल में बात, फॉर एग्जांपल अगर स्पीकिंग की बात करें, उसमें एग्जामिनर आपको किसी भी टॉपिक के रिलेटेड बात कर सकता है। फॉर एग्जांपल माउंटेन्स, या आपकी सिटी के बारे में, आपके विलेज के बारे में, क्लोथ्स, ड्रेसिंग, फेस्टिवल, कुछ भी बात कर सकते हो, जिसमें आपकी वोकैबुलरी बहुत ज्यादा उसमें डेप्थ में समझ आनी चाहिए। पर जो ओईटी होता है उसमें जो बात होती है वो स्पेसिफिकली हेल्थ केयर की होती है। मतलब फॉर एग्जांपल फ्रैक्चर पे बात होगी, या किसी ऐसे टॉपिक पे होगी जिसमें आपको वर्ड्स पता है, तो वो एग्जाम आपको हम ट्रेन करा सकते, वो आप एग्जाम अच्छे से पास कर सकते। जैसे एग्जाम पास हुआ, फिर वो ओईटी है या आईएलटीएस से आगे उनकी वेटेज सेम रहती है, मतलब बाकी कोई इसमें फिर डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ा सो आई थिंक स्टूडेंट को, जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनको प्रेफर करना चाहिए ओईटी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन और वोकैबुलरी जो है वो मेडिकल फील्ड से ही पूछा जाता है। सो उनके लिए फिर इजी होता है, लाइक स्पीकिंग में इजी हो सकता है, रीडिंग राइटिंग में इजी हो सकता है। सो दैट इज द प्लस पॉइंट फॉर एस्पायरिंग स्टूडेंट्स। एब्सोल्युटली, वो एक पॉजिटिव पॉइंट रहता है। वो अगर मतलब आपको डिसाइड करना है कि कौन सा सेलेक्ट करें, तो वो एक पॉजिटिव पॉइंट आपका रह सकता है। तो उसका अगर आप फीस रखेंगे अब 35,000, ये आपकी पहली पेमेंट होती है। दूसरा जो आपका खर्चा आएगा वो फिर आपको रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है एनएमसी में, और रजिस्ट्रेशन का जो फीस होता है वो होता है अराउंड 15,000 या 17,000। ठीक है, पहले रजिस्ट्रेशन 2 बार करनी पड़ती है, पहली बार 15,000 और एंड पे और एक बार होती है जिसको हम बोलते हैं रजिस्ट्रेशन पार्ट 2, उसके और 15,000 होता है। तो हम रखेंगे अब रजिस्ट्रेशन के 30,000, ओईटी के 35,000, हो गए 65,000 अभी तक। और उसके बाद आपको सीबीटी जब आप बुक करेंगे उसके भी 7-8 हजार आते हैं, तो रखेंगे हम अराउंड 75 रख सकते हैं, 75,000। अब ये एग्जाम जो होते हैं सेंटर्स इनके हर जगह पे नहीं होते, कभी कभार आपको ट्रेवल करना पड़ता है दूसरे स्टेट में, ठीक है, तो उसके लिए भी थोड़े एक्सपेंसेस आते हैं, तो आप इसका खर्चा रखें। या कभी कभी आगे जाके आपको टीबी टेस्ट भी करना पड़ेगा, ठीक है, या जब आप काउंसिल में वेरिफिकेशन कराते हैं उसके लिए भी थोड़ा फीस आ सकता है, 2-3 हजार या 5 हजार तक। तो मेरे हिसाब से अराउंड 1 लाख का खर्चा आता है अगर सभी चीजें स्मूथली हो जाए। ठीक है, अगर सभी चीजें स्मूथली हो जाए तो 1 लाख का खर्चा आता है आपके एग्जाम में, आपके रजिस्ट्रेशन में। ये आपके पास होना चाहिए, और ऐसा नहीं है कि इन हैंड होना चाहिए, ये जो प्रोसेस है ये स्टेप बाय स्टेप चलता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप पहले ओईटी करते हैं तो उस टाइम पे उतनी पेमेंट चाहिए, फिर आपको टाइम लगेगा जब आप सेकंड रजिस्ट्रेशन करेंगे या सीबीटी करेंगे तब तक और पैसे आ जाएंगे, पर टोटल पैकेज जो है वो 1 लाख का खर्चा आ सकता है। फिर जो वीजा का फीस होता है या फ्लाइंग टिकट्स होते हैं, उसके लिए जो खर्चा है वो आपको हॉस्पिटल पे करता है। ठीक है, अब मसला ये है हॉस्पिटल जो पेमेंट करते हैं वो तब करते हैं जब आप पहुंचते हैं, मतलब यूके। तो इसके लिए आपकी जो एजेंसी है वो आपका वीजा बुक कर सकते हैं, वो आपकी जो फ्लाइट टिकट्स है वो खुद अपने पैसे से बुक कर सकते हैं, क्योंकि फिर जब आप यहाँ पहुंचेंगे हॉस्पिटल आपको वो पैसे वापस देगा, वो पैसे आप एजेंसी को देंगे या एजेंसी खुद वो पैसे लेंगे। और जो आपने सीबीटी के लिए फीस पे किया था और एनएमसी रजिस्ट्रेशन के लिए फीस पे किया था और ओईटी के लिए फीस पे किया था, वो सब आपको हॉस्पिटल यहाँ पे आके वापस देगा। तो जो दैट मीन्स ये भी एक प्लस पॉइंट है, मतलब कि जो जाना चाहता है वहां पे, जो यहाँ पे इतना खर्चा हो रहा है लाइक ओईटी के लिए, सीबीटी के लिए और जो एनएमसी का रजिस्ट्रेशन फी है वो सारा फिर यूके में वापस दिया जाता है। एग्जैक्टली अब मसला है कि ओईटी में आपको मैक्सिमम 200 पाउंड्स देते हैं, मतलब 20,000 तक वो वापस देते हैं ओईटी का, और सीबीटी का वो पूरा देते हैं, और एनएमसी रजिस्ट्रेशन में भी वो एक रजिस्ट्रेशन का वापस देते। तो जो खर्चा आपने किया था घर पे वो आपको वापस मिले। और इसके मतलब सबसे मेरे हिसाब से जो सबसे पॉजिटिव पॉइंट है वो ये है कि जब आप कोई एजेंसी कंसल्ट करते हैं वो आपसे पैसे नहीं लेते हैं, कोई भी एजेंसी आपसे पैसे नहीं लेगी किसी भी चीज के लिए। ठीक है, क्योंकि उसका रीजन ये होता है, एजेंसी को देखिए आप कितना ही पैसा दे सकते हैं उनको, 1 लाख 2 लाख, वो उनके लिए कुछ नहीं होता है। वो जब आपको यहाँ पे लेके आते हॉस्पिटल उनको 5 लाख 10 लाख कभी कभी उससे भी ज्यादा पैसे देते हैं एक कैंडिडेट के लिए। तो उन्हें आपसे वो 15-20 हजार नहीं चाहिए। ठीक है, तो वो आपसे बिल्कुल भी पैसे नहीं लेंगे,
वो आपको प्रोसेस, और वो चाहेंगे कि आपका प्रोसेस जल्दी हो, क्योंकि उनका पैसा भी तब मिलेगा जब आप यहाँ पे पहुंचेंगे। तो वो बहुत सपोर्टिव होते हैं, एग्जैक्टली आपको बहुत एग्जैक्टली। बहुत ही ज्यादा हेल्प करते हैं आप। तो या ये ओवरऑल यही प्रोसेस है। तो इसके डर में अब और थोड़े एक लोग, चीज है इसमें, लाइक और एक चीज है इसमें, वंस एक स्टूडेंट ने ये सारा ओईटी किया, उसने सीबीटी किया, उसने एनएमसी की रजिस्ट्रेशन की, आफ्टर दैट वो यूके पहुंच गया। तो यूके पहुंचने के बाद वहां पे और एक एग्जाम होता है, दैट इज ऑस्की। उसकी रिगार्डिंग बता दीजिए। देखिए यहाँ पे आके जो एग्जाम होता है ऑस्की, थोड़े लोग इससे भी डरते हैं कि अरे पता नहीं यूके में उनका स्टैंडर्ड हाई होगा, हमारा उतना प्रैक्टिकल कैसे आएगा, और पता नहीं वो कैसे स्टेप्स होंगे। अब देखिए, जब आप यहाँ पे आते हैं ना, आपको पूरे तरीके से ट्रेन किया जाता है। मतलब कम से कम 1-2 महीने आपको ट्रेन अच्छे से किया जाता है हर प्रोसीजर में। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आपको एसेस किया जाता है पहले, तब जाके आपका एग्जाम बुक किया जाता है, और वो बुकिंग भी हॉस्पिटल खुद करता है। उसके लिए आपको पेमेंट का डर नहीं है। तो जब तक उनको ना लगे कि आप पूरी तरह से ट्रेंड है, तब जाके वो आपका एग्जाम बुक करेंगे। और ऑस्की में 10 स्टेशन रहते हैं। ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल अगर आपका पहले अटेम्प्ट में नहीं हुआ, जैसे मेरा पहले अटेम्प्ट में सिर्फ 8 ही स्टेशन क्लियर हुए थे, 10 नहीं हो पाए थे, तो जो फिर मेरा सेकंड अटेम्प्ट था वो भी हॉस्पिटल ने ही बुक किया, और वो सिर्फ फिर आपका उन 2 स्टेशंस का होता है। फिर आपको पूरा एग्जाम रिपीट नहीं करना है। जो स्टेशन आपका मिस हुआ, तो वो स्टेशन फिर आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है। That's it. ऑस्की में मेनली पूछा क्या जाता है वहां पे, जब वहां हॉस्पिटल में कोई जाएगा, कोई भी स्टूडेंट वहां पे जाता है, तो ऑस्की में पूछा क्या जाता है, या ट्रेनिंग क्या मिलती है वहां पे, थोड़ा सा ब्रीफ कीजिए। ऑस्की में जैसे मुझे नहीं लगता किसी को दिक्कत होगी ऑस्की में, जिसने अच्छे से नर्सिंग पढ़ी है, क्योंकि जैसे हमारी नर्सिंग में भी प्रैक्टिकल एग्जाम्स होते हैं, तो वैसे ही होते हैं। अब यहाँ पे या तो आपको डमी पे करना है, या जो एक्टर लाया जाता है एज अ पेशेंट उस पे करना है। फॉर एग्जाम्पल एक प्रोसीजर होता है, आपको पेशेंट को इंजेक्शन देना होता है इंसुलिन, फॉर एग्जाम्पल सबक्यूटेनियस इंजेक्शन एक देना होता है इंसुलिन। तो उसमें देखा जाएगा आप सभी स्टेप्स फॉलो करते हैं या नहीं करते। पर वो स्टेप्स के लिए आपको पहले चेकलिस्ट दिया जाएगा, आपसे अच्छे से ट्रेनिंग ली जाएगी। जब उनको लगेगा कि आप कॉन्फिडेंट है, तब जाके वो आपका एग्जाम बुक करेंगे। पर उसके लिए वो ट्रेनिंग बहुत अच्छे से देते हैं। इसी तरह ओके। के 10 जो सेक्शन होते हैं। जो टेस्ट होता है, जो टेस्ट में पूछा जाता है, इट इज फिक्स्ड, लाइक एक्स्ट्रा कुछ नहीं पूछा जाता है। जो एग्जामिनर होता है कि लाइक आपकी जो ट्रेनिंग मिली होगी वो इसी के रिलेटेड होती है, कि जो भी ट्रेनिंग में आपने सीखा है उसी के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां। एग्जैक्टली एक भी पॉइंट एक्स्ट्रा नहीं होता है। जो आपको दिया जाता है सिलेबस या मटेरियल, उसके बाहर कुछ नहीं होता है, उतना ही होता है। ओके फाइन सर। आफ्टर ऑस्की और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद बस कुछ नहीं, हो गया। फिर आपको तो थोड़ा वेट करना होता है। उसकी क्लियर हुआ, फिर आपको एनएमसी पिन आ जाता है। एक बार पिन मिला, पिन जैसे ही आपको मिला, फिर आप बन जाते हैं बैंड 5। आर्यन आर्यन कंप्लीट आर्यन बनता है वहां पे। कंप्लीट आ रहा है। और जैसे आप यूके में आते हैं, उस टाइम आप आते हैं एज बैंड 3। फिर जब आपका ओके ऑस्की क्लियर हो जाता है, तो आप बन जाते हैं बैंड 4। फिर जब ऑस्की के बाद आपका पिन आता है, तो आप बन जाते हैं बैंड 5। और बैंड बढ़ने से आपकी सैलरी भी बढ़ती है। तो पहले आपको ज्यादा सैलरी नहीं होती जब तक आप बैंड 3 होते हैं। फिर जब आप ऑस्की पास करते हैं, तो आप बैंड 4 बन जाते हैं, सैलरी थोड़ी बढ़ जाती है। फिर जब आप बैंड 5 बनते हैं, फिर सैलरी और बढ़ती ओके सर। है। एग्जैक्टली। और कोई सर आप इसमें पॉइंट ऐड करना चाहते हो रिगार्डिंग, क्योंकि जो बेसिक्स है ओईटी, ओईटी का जो डर होता है ना बच्चों में वो ज्यादा होता है। और एक चीज मुझे खुद एक कंफ्यूजन है रिगार्डिंग ओईटी। अगर ओईटी में हमारा रीडिंग होता है, हम्म। राइटिंग होता है, या स्पीकिंग होता है, अगर किसी बच्चे ने बुक एग्जाम किया है, 35,000 का एग्जाम होता है, 35,000 का एग्जाम होता है, तो बुक किया, किसी का खाली राइटिंग रीडिंग क्लियर हुआ, स्पीकिंग क्लियर नहीं हुआ, क्या उसके लिए क्या है? क्या उसको अगले अटेम्प्ट में सारा कुछ क्लियर करना पड़ता है, खाली स्पीकिंग करना होता है? देखिए, अगले अटेम्प्ट में ओईटी का ये थोड़ा सा इशू ये है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल 4 मॉड्यूल में से 3 क्लियर किए, एक नहीं किया, तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में आपको चारों मॉड्यूल का एग्जाम बुक करना है। एग्जाम तो सबका देना है, पर जो बाकी मॉड्यूल्स है उनमें आपको वो जो क्वालिफाइंग स्कोर होता है उतना नहीं लाना होता है। अगर आप उससे कम भी लाए तो वो चलता है, मतलब थोड़ी रेंज उसकी भी होती है, पर पूरा उतना नहीं लाना होता है। पर फीस सबका भरना होता है।
ओके सर, थैंक यू। चले इंशाल्लाह जो नेक्स्ट सेशन होगा हमारा, उसमें हम बात करेंगे कि इरफान सर कितनी सैलरी ले रहे हैं, और इवन इरफान सर को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी सैलरी स्टेटमेंट भी शो कीजिएगा एट दैट टाइम क्योंकि बहुत सारों को कंफ्यूजन है। एंड इवन जो ग्रोसरी वगैरह है, जो वहाँ का शेल्टर वगैरह, उसमें कि कितने एक्सपेंसेस होते हैं, वो सारा हम ब्रीफ करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो वो पूछ सकता है। अभी हम लाइव सेशन में ही है, तो वो पूछ सकते हैं अपने क्वेरीज वगैरह। सैलरी पूछो एंड अकोमोडेशन। इरफान सर थोड़ा सा बताइए सैलरी एंड अकोमोडेशन के रिगार्डिंग प्लीज। ओके, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, जितनी मेहनत नर्सिंग में लगती है ना, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, बहुत ही जिल्लत का सामना करना पड़ता है, बहुत ही डांट खानी पड़ती है, कभी कभी गालियां भी खानी पड़ती है। तो जितना फिर आप डिजर्व करते हैं ना नर्सिंग के बाद, उतना यूके में मिलता है। ऐसा मैं बताऊंगा, उतने पैसे यूके में मिलते हैं। फिर ये डिपेंड होता है कि आप कितने हार्ड वर्किंग है। अगर आप बिल्कुल भी हार्ड वर्किंग नहीं है, मतलब वो क्या बोलते हैं उसके लिए, कौन सा वर्ड होता है, आलसी है, बहुत ही ज्यादा आलसी है, जब आप बैंड 5 होंगे तो उस टाइम पे आपकी सेविंग जो है, सेविंग मैं बता रहा हूँ, सेविंग, अगर आप बिल्कुल आलसी है, आप कुछ नहीं करना चाहते हैं, मतलब आप एक महीने में अराउंड 18 डेज ऑफ लेना चाहते हैं, एक महीने में 18 डेज आपको ऑफ चाहिए, फिर भी आप सेव अराउंड 1.5 लाख कर पाएंगे। सेविंग की मैं बात कर रहा हूँ, आफ्टर आपने सब कुछ पे किया हुआ है, रेंट वगैरह। पर अगर आप बहुत ही हार्ड वर्किंग है, बहुत ही ज्यादा, ठीक है, आप एक्चुअली पैसा कमाने के लिए किया है, तो आप एक महीने में कभी कभी 3 लाख भी कमा सकते हैं आराम से, एज बैंड 5 में बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये रेंज है, इससे कम नहीं होगा, इससे ज्यादा डेफिनेटली होता है। तो फिर आपकी चॉइस है। ये मैं सेविंग की बात कर रहा हूँ, कमा तो आप बहुत ज्यादा रहे। देखिए मैं आपको अपनी एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरी जो सैलरी में बैंड 5 सैलरी में जो पेंशन ही मेरा कटता है वो अराउंड 30,000 होता है। तो अब आप देखिए, जिस सैलरी से पेंशन 30,000 कटता है एक मंथ का, तो वो सैलरी तो ज्यादा होगी ना। ये मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत एग्जैक्टली सारे लोग सर। ऐसे देखे हैं। और हमारे स्पेशली कश्मीर की बात अगर हम करें, बहुत ही हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स है, बहुत ही ज्यादा। तो अगर वो इस प्रोसेस को सीरियसली लेंगे ना, 4 महीने में वो यूके में होंगे। मतलब उतना पोटेंशियल मैंने कहीं पे भी नहीं देखा जितना मैंने कश्मीर में देखा है। मैं जब पढ़ा भी रहा था वहां पे, मुझे 2-3 महीने के बाद ही मैंने अपने बीएससी स्टूडेंट्स को बोला था कि अब उनको मुझसे ज्यादा नॉलेज है, तो डर लगता था उनका क्लास लेने के लिए। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मैं ऑन अ सीरियस नोट। तो वो बच्चे जब ये प्रोसेस को सीरियसली लेंगे, 4 महीने मैक्सिमम, उसके बाद वो यूके में होंगे। और यहाँ पे भी फिर इतनी अपॉर्चुनिटीज होती है। देखिए मेरा एक फ्रेंड है, वो आया था 2019 में यहाँ पे, 2019 में एज अ बैंड 3, और आज 2023 में ही, 2024 नहीं 2023 में ही वो मेट्रन बन गया था। तो अब देखिए ये स्कोप आपको हमारी कंट्री में तो एटलीस्ट नहीं मिलेगा। और ये जो आपका जॉब है यहाँ पे, एनएचएस जॉब है, कंसिडर्ड एज ए गवर्नमेंट जॉब, आपको पेंशन भी है। इंडिया में तो आपको गवर्नमेंट जॉब में पेंशन भी नहीं, तो हेल्थ केयर फ्री है। और अगर कोई सेटल होना चाहता है यहाँ पे, बच्चों के लिए एजुकेशन फ्री है, पूरा सिस्टम फ्री रहता है। तो कोई ऐसा टेंशन तो है नहीं। ओनली इफ यू आर लाइक एस्पायरिंग, अगर आप चाहते हैं कि आप ऐसा स्टेप उठाना चाहते हैं। ओके सर, और एक चीज सर, लाइक जो हमारे कुछ बच्चे हैं, स्टूडेंट जाते हैं सऊदी, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करेंगे, ठीक है ना। लाइक आप यूके में गए, तो आपने थोड़ा सा कुछ एक्सपीरियंस किया, इससे पहले भी आपने सुना होगा कि जो सऊदी जाते हैं, दुबई जाते हैं एज अ नर्स, तो इसमें क्या डिफरेंस है ग्रोथ में और वी कैन से डेवलपमेंट में, जो वहां पे एज अ नर्स जाते हैं। राइट। तो मेरी तो पर्सनल मतलब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है नहीं दुबई की या किसी भी मिडिल ईस्ट कंट्री की, मैं तो गया नहीं हूँ खुद। पर मेरे पास ऐसे, जैसे मैंने कहा कि मैं ओईटी एकेडमी भी अब चला रहा हूँ, तो थोड़े स्टूडेंट्स आते हैं जो होते हैं सऊदी से कुवैत से आते हैं, जो मुझे बोलते हैं कि हमें ओईटी क्लासेस चाहिए, हम चाहते हैं कि हम यूके आए। तो उसका तो मुझे लगता है उन्होंने पूरी तरह से जब तक इवेलुएट नहीं किया होगा कि यहाँ शायद बेटर स्कोप है, या सैलरी के बेसिस पे या किसी और बेसिस पे, इसीलिए वो ये स्टेप लेना चाहते हैं, नहीं तो शायद वो नहीं लेते। तो इतना तो मैं बता सकता हूँ। आई थिंक जो स्टूडेंट्स हैं इनको हमारे हिसाब से, जो हमने देखा, जो आपने एक्सपीरियंस किया, ठीक है ना, जितना मैंने भी सुना आपसे, तो दे शुड प्रेफर दिस यूके। क्योंकि
अगर कोई सऊदी जाना चाहता है तो वहां पे एज यूजुअल लेते हैं 160 150 लाख तो लेते हैं, एंड दैट टू वहां पे जो एजेंट्स होते हैं दे आर नॉट ट्रस्टवर्थी, ठीक है ना, उनको पहले ही वन टाइम पेमेंट देना पड़ता है। एंड वन मोर थिंग दैट इज द कमिटमेंट, जो वहां पे एजेंट्स लेके जाते हैं, जो कमिट यहाँ पे होता है वो वहां पे एग्जैक्ट नहीं होता है, उसमें भी इशू होता है। सो यूके जाने के लिए आपको खुद ही हर एक जगह पे पैसे देने, चाहे 10,000 15,000 35,000, आफ्टर गोइंग टू यूके, आफ्टर बिकमिंग दिस आरएन ऑफ दिस यूके, आपको वहां पे वो सारा पैसा वापस मिलेगा। दैट इज द प्लस पॉइंट। वो बात सही है। और मतलब मैं टॉप क्लास बात आपको ये बताऊंगा कि जिस पॉइंट पे मैं अभी हूं ना, मैं इस बात का मैं दावा करता हूं कि जिस दिन रियलाइज होगा ना, जो लोग यहाँ पे आते हैं उनकी सबसे बड़ी रिग्रेट ये होता है कि वो इससे पहले क्यों नहीं आए, ठीक है ना। तो और जो अभी अनएम्प्लॉयमेंट रेट चल रही है हमारी कंट्री में, स्पेशली हमारी स्टेट में, यूनियन टेरिटरी में, तो उसमें जो जैसे ही लोग स्टेप लेना स्टार्ट करेंगे ना, वो इस प्रोसेस को सीरियसली लेना स्टार्ट करेंगे, फिर कोई रुकेगा नहीं कश्मीर में। और उसका बेनिफिट क्या है, देखिए थोड़े लोग ऐसे हैं जो नहीं आ पाएंगे यूके, फैमिली में कुछ ऐसे इश्यूज रहते हैं, मतलब कोई भी इशू है वो नहीं आ सकते यहाँ पे। अब जब मैक्सिमम लोग यहाँ पे आएंगे, फिर जो लोग वहां पे बचेंगे ना, इनडायरेक्टली उनकी भी सैलरी बढ़ाई जाएगी, क्योंकि जब सैचुरेशन ड्रॉप होगी तो डिमांड बढ़ती है। अभी जो वहां पे लोग बैठे हैं नर्सेज बहुत ही ज्यादा है, मतलब हजारों में है या लाखों में भी हो सकते हैं। तो सैलरी कहीं पे आपको 7,000 देते हैं, 8,000 देते हैं, और आपसे एक मंथ काम करा रहे हैं, जो कि मेरे हिसाब से जॉब नहीं, वो उसको बोलते स्लेवरी, आपसे गुलामी की जा रही। तो मेरे हिसाब से आपको वो काम नहीं करना चाहिए, जहां पे आपको लगे कि जैसा आप काम करते हैं वैसी आपको पेमेंट नहीं मिलती है, ठीक है ना। देखिए मैं आप इसकी बात, ये एग्जांपल मैं बार बार देता हूँ। अगर आप कभी यहाँ पे मतलब एक्स्ट्रा शिफ्ट करेंगे, संडे को आप फ्री है, आपने नाइट शिफ्ट बुक किया है, तो आपको देखते एक शिफ्ट के आपको 30,000 इंडियन रुपीज मिलते हैं। तो वो 30,000 इंडियन रुपीज आपको इंडिया में जब आप 3 महीने काम करते हैं दिन रात ऑलमोस्ट, तब जाके आपको वो मिलते हैं। तो इतना तो सोचना चाहिए ना कि अब अगर इस प्रोसेस में 2-3 महीने लग भी जाएंगे तो वो तो है ना, कि मतलब उतना तो करना ही चाहिए मेरे हिसाब से। तो बेटर है जितना जल्दी लोग समझेंगे। और डिमांड भी बहुत ज्यादा है यहाँ पे, लाखों में वैकेंसीज है, ऐसा नहीं कि कल शायद बुक हो जाएगा। अगर आप अभी से प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, अगर 1 साल भी लगेगा किसी को, 1 साल के बाद भी यहाँ पे डिमांड बहुत ज्यादा होगी। तो मेरे हिसाब से जल्दी करें। अगर आप कॉलेज में अभी है, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, ओईटी को थोड़ा सा सीरियसली ले, ताकि जैसे ही आपने डिग्री कंप्लीट की, आप पहले ही दिन ओईटी क्लियर करें, तो फिर आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये जो सर ओईटी होता है, इसकी वैलिडिटी क्या होती है? 2 इयर्स? ओईटी जब आपने क्लियर किया फिर वो 2 साल तक या मतलब वैलिड रहता है। उसके बाद अगर आप फिर भी उसी कंट्री में हैं, सॉरी, हमें 2 साल तक उसको यूज करना है। 2 साल तक उसको यूज करना है। वैसे तो 2 साल में हो ही जाएगा ना प्रोसेस। 2 साल तो क्या, 2-3 महीने में हो जाता है। तो चलिए सर, थैंक यू सो मच। अगर और किसी को कोई क्वेश्चन है पूछ सकता है, अभी टाइम है 5 मिनट्स है हमारे पास, 5 मिनट्स के बाद हम क्लोज करेंगे, ठीक है ना। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है सो ही आर शी कैन आस्क हियर। इरफान सर मटेरियल नहीं, मखदूमी आई डू हैव ओईटी मटेरियल, मेरे पास है ओल्ड, आई विल सेंड यू, ठीक है। अगर इरफान सर के पास और भी कुछ होगा, एंड इवन इरफान सर तो ओईटी के क्लासेस भी ले रहे हैं, आप इनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इनका इंस्टाग्राम आईडी है, इनको फॉलो कीजिए और वहां पे इनको डीएम कीजिए। और थोड़ा पैसा पैसा भी मिलेगा सर। मटेरियल सारा ना अवेलेबल है, आपको बस गूगल पे जाना है, ओईटी जाना है, ऑफिशियल वेबसाइट, आपको सैंपल टेस्ट देते हैं, गाइड करते हैं, वीडियो दिखाते, सब कुछ देते हैं। और किसी को कुछ पूछना है प्लीज, वी आर हियर फॉर यू, प्लीज अपनी क्वेश्चन पूछिएगा। क्या आप भी यूके जाएंगे? नहीं, RCON अभी फिलहाल नहीं जाना तो है मुझे, इट्स माई फाइनल डिसीजन कि मेरा तो यूके ही है टारगेट, जो मेरा गोल है दैट इज यूके। बट आई एम समवेयर स्टक, थोड़ा सा है प्रॉब्लम, उसकी वजह से मैं मूव नहीं कर पा रहा हूँ। आफ्टर दैट इंशाल्लाह मेरा
लास्ट यही गोल है यूके जाना, तो वो मैं जाऊंगा। थैंक यू सर नॉलेज देने के लिए। थैंक यू बेटा, आप लोगों ने ज्वाइन किया यहाँ पे, इट मीन्स अ लॉट। इरफान सर और कुछ कहना है आपको? बस और कहना तो बहुत है, पर फिर वो बातें उनके लिए होती है जो इस चीज को सीरियसली लेते हैं। और अब जो इसको सीरियसली लेगा फिर वो डायरेक्टली मुझे क्वेश्चंस पूछेगा। और आप कभी भी पूछ सकते हैं, आप इंस्टा पे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे, जहां पे भी आप कॉल करेंगे भी पूछ सकते हैं। तो कभी भी, एनी टाइम। सो जितने भी यहाँ पे व्यूवर्स हैं, दे कैन कांटेक्ट डायरेक्टली टू इरफान सर। इनका इंस्टाग्राम आईडी है, तो ये ऑलवेज आपके मैसेजेस को लेंगे वहां से, या कॉल भी कर सकती है जिनके पास इनका नंबर है, तो ये खुद भी पर्सनली शेयर भी कर सकते हैं वहां पे नंबर। कोई भी डाउट है होगा तो इनसे पूछेगा रिगार्डिंग दिस